दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की संभावित भर्ती जो अभी आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, लेकिन इसको लेकर के सवाल पहले से ही पूछे जाने लग गए। ईडब्ल्यूएस को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम फॉर्म किस में अप्लाई करें, कई स्टूडेंट तो ये भी पूछते हैं। साथियों, ईडब्ल्यूएस एक ऐसा पेचीदा मामला है जो अभी तक स्टूडेंट समझ नहीं पाए हैं। आज की इस वीडियो में हम ईडब्ल्यूएस के बारे में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकता है, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलता कैसे है, और यदि कोई ओबीसी वाला जनरल में अप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो इन्हीं 3 सवालों के साथ अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों सबसे पहले तो देखो ईडब्ल्यूएस है क्या। तो ये होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जो स्वर्ण जातियाँ या मैं कहूँ कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथियों राजस्थान में ये बड़ा सिंपल है, ये 2 तरीके से मिलता है, ध्यान रखना। एक तो मिलता है केंद्र की नौकरी में और एक मिलता है राज्य सरकार की वैकेंसी में। राज्य सरकार की वैकेंसी में केवल उसी राज्य के कैंडिडेट को कोटा मिलता है, यानी आप उसी राज्य के मूल निवासी होने ज़रूरी है। और जो सेंटर वाली नौकरी है दोस्तों, उसमें आपको किसी भी स्टेट से हो सबको मिलेगा। ठीक है। अब देखिए राजस्थान में तो इस आरक्षण की बहुत सिंपल और सटीक सी परिभाषा है और अच्छा बेनिफिट सबको मिलता है। कैसे मिलता है दोस्तों, यहाँ पर सीधा साधारण सा एक मुद्दा उठाया हुआ है कि 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले, 8 लाख तक है, यानी 8 लाख और 1 रुपया भी अगर हो गया तो फिर आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। 8 लाख तक वार्षिक इनकम, एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, और वो भी परिवार की, कैंडिडेट की तो होती नहीं है, खैर वो तो बेरोजगार ही है एक तरह से। परिवार की 8 लाख रुपए से अगर आय कम है तो उनको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के जैसे आसानी से नहीं बनता है। इसलिए यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो अभी से अपना सर्टिफिकेट बना करके तैयार रखिए, अदरवाइज़ आप लेट हो जाओगे, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है, आपको एनुअल प्रूफ देने में भी समय लगता है। इसलिए आप पहले से ही बना कर रखें। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो एक सवाल पूछा गया कि सर मैं ओबीसी से हूँ और यदि मैं ईडब्ल्यूएस में फ़ॉर्म भर देता हूँ तो क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ईडब्ल्यूएस में केवल और केवल वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं नाम बताता हूँ 3 जातियों के, ब्राह्मण, राजपूत और बनिए। ये 3 कैटेगरी तो मोस्टली इसमें आती है, और जितने भी हो सब इसमें मान सकते हो आप, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। अब बात करें राजस्थान की, तो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट केवल राजस्थान के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा। ये भी दोस्तों आप ध्यान रखें। यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई किसी तरह का ईडब्ल्यूएस बेनिफिट नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस तो क्या, आपको कोई और बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखें। आपको केवल और केवल अनरिजर्व फाइट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों राजस्थान में आरक्षण की व्यवस्था है कैसी, इस पर यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो आरक्षण है दोस्तों वो चलता है वर्टिकल। आरक्षण 2 तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है कि जो ओपन कैटेगरी की सीटें होती है जिनको अनरिजर्व बोलते हैं, इसमें टॉप कोई भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। उसके बाद बची हुई सीटों पर वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाते हैं। यानी आप यदि किसी भी कैटेगरी से है लेकिन टॉप लिस्ट की श्रेणी में आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ 100 सीटों का। मान लीजिए कि 100 सीटों के लिए वैकेंसी आती है, तो जो जनरल की कैटेगरी है, अनरिजर्व की जो सीट है, मान लीजिए कि वो 40 सीटें हैं, तो टॉप 40 जो स्टूडेंट होंगे ना, वो अनरिजर्व ही काउंट किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। उनकी अपनी जो सीटें हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है। इसलिए दोस्तों एक ओबीसी वाले को भूल करके भी जनरल में अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसका एक अलग से और डिटेल देता हूं, ध्यान से आप समझने का प्रयास करें।
मान लीजिए कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसकी 40 सीटें हैं, ओबीसी की मान लीजिए कि 26 सीटें हैं। तो दोस्तों ओबीसी वाले के लिए वास्तव में जो सीटें हैं वो 66 हो गई। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और टॉप 66 स्टूडेंट की लिस्ट में आते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। लेकिन यदि गलती से आपने जनरल में अप्लाई कर दिया तो आपको टॉप 40 में आना पड़ेगा। केवल और केवल जो टॉप 40 कैंडिडेट हैं उनमें अगर आप आते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। इसलिए फॉर्म भरते समय एक इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें, आपको रिजर्वेशन का बेहतर बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी बात, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ज़रूर लेवें। 10% की सीटें रिजर्व होगी दोस्तों, यानी 100 सीटों के पीछे 10 सीटें आपकी रिजर्व हो जाएगी। 40 सीटें वो थी, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो टॉप 50 में यदि आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टॉप 50 में आना ज़रूरी नहीं है, टॉप 50 में आना ज़रूरी नहीं है। आपको तो इस तरह से आना है कि आप ईडब्ल्यूएस के टॉप 10 में आ जाएं बस, तब भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेज है। क्योंकि अगर टॉप 40 में किसी भी कैटेगरी से आ गए ना तो उसके बाद में जो 10 सीटें हैं वो किससे भरी जाएगी, वो ईडब्ल्यूएस से भरी जाएगी। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप टॉप 10 में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप चाहे मेरिट लिस्ट में किसी भी नंबर पर क्यों नहीं थे। 100 सीटों के लिए भर्ती होनी थी। मान लीजिए 1000 कैंडिडेट थे और आपका जो है वो मान लीजिए कि 500वां नंबर है, लेकिन 500वें नंबर पर ईडब्ल्यूएस में आप पहले कैंडिडेट थे ना, तब आपका ईडब्ल्यूएस में नंबर 1 पर सिलेक्शन होगा। ध्यान रखें इस बात का कि आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या करें, अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। इसी तरह से जो SC ST है उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है दोस्तों कि अपनी अपनी कैटेगरी में ही आप अप्लाई करें। ईडब्ल्यूएस में केवल जनरल वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, जैसे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, और इनके लिए भी है ध्यान रखना परिवार की 8 लाख रुपए से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे। ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लेना है तो दोस्तों सर्टिफिकेट पहले से बनवा करके तैयार रखें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बहुत जल्दी नहीं मिलता है। ओबीसी वाला भूलकर भी जनरल में अप्लाई ना करें, अपनी अपनी कैटेगरी में ही करें। ओबीसी वाले का ज़रूरी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST है तब भी फॉर्म अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करें ताकि आप बेहतर फ़ायदा उसका ले सकें। अगर जनरल में अप्लाई कर देते हो तो केवल और केवल जनरल ही फाइट करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बस दोस्तों यही था बड़ा सवाल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।